Hello students, good morning to all. This video lecture is related with the protein structure part 3. पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने देखा कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, प्रोटीन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या रहता है, उसके स्ट्रक्चर किससे रिलेटेड, उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। टर्शियरी एंड क्वाaternary स्ट्रक्चर में जो बेसिक डिफरेंस है उसको हमने देखा। इसके अलावा हमने जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है सीक्वेंस में उसको देखा, अमीनो एसिड्स के डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उसके क्लासिफिकेशन को समझा। दिस वीडियो इज रिलेटेड विद द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन की अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बेसिकली अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेट्स एंड बीटा टर्न, ये मेजर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, आपका प्रोटीन का सीक्वेंस होता है, अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस होती है जिसमें हम पेप्टाइड बॉन्ड का एन और एन डबल बॉन्ड सी एंड सी डबल बॉन्ड ओ, ये वाला बॉन्ड जो है पेप्टाइड बॉन्ड का, हम ये लेके चलते हैं। बाकी जो बॉन्ड हैं इसके पेप्टाइड बॉन्ड के, जिसमें कि हम आर ग्रुप की बात करते हैं, तो आर ग्रुप का जो एक स्पेशल अरेंजमेंट है उसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर में देखेंगे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिफाइंड एज अ लोकल कन्फर्मेशन और ऑफ प्रोटीन बैकबोन। प्राइमरी स्ट्रक्चर की फोल्डिंग से आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है। अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट, these are two secondary kind of secondary structure. Regular secondary structure alpha हेलिक्स एंड बीटा शीट हो सकती हैं, एंड irregular secondary structure में आप टर्न्स एंड कॉइल्स एंड बल्जेस को देखते हैं। प्रोटीन्स की जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कोई भी स्ट्रक्चर जो बनती है उसके पीछे क्या फैक्टर्स होते हैं जो उसको प्रमोट करती है, उस स्ट्रक्चर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को बनने के लिए प्रमोट करती है। The term secondary structure refers to all the conformations of some part of polypeptide. Discussion of secondary structure most usefully focus on the common regular folding patterns of the polypeptide backbone. तो प्रोटीन की जो एक बैकबोन होती है, या हम कहें कि जो उसकी सीक्वेंस होती है, या जो उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, उसमें अगर हमने फोल्डिंग की बात की, उसमें हम कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो दैट इज अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर. A few types of secondary structure are particularly stable and occur widely in the protein. The most common secondary structure are helix, the conformations and turns. तो इसमें हम हेलिक्स की बात करेंगे, अल्फा हेलिक्स, कन्फर्मेशंस में हम बीटा शीट्स की बात करेंगे, एंड टर्न्स एंड बल्जेस की बात करेंगे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड सेगमेंट कैन बी कंप्लीटली डिफाइंड इफ द एंगल आर नोन फॉर ऑल द अमीनो एसिड रेजिड्यू इन द सेगमेंट। तो हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर को कैसे पता लगा सकते हैं, अगर हमें सारे अमीनो एसिड्स पता हो। एक्चुअली अमीनो एसिड्स की पोजीशन जो है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर्स होती हैं कि कोई अमीनो एसिड, या सपोज आपका चार्ज जो अमीनो एसिड्स हैं, पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स, उनकी क्या पोजीशन है, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स की क्या पोजीशन है। तो इन अमीनो एसिड्स की पोजीशन सेकेंडरी स्ट्रक्चर को बहुत अधिक फर्क करती है। प्रोमिनेंट आर द अल्फा हेलिक्स एंड बीटा कन्फर्मेशंस डिस्क्राइब्ड बिलो. Simplest arrangement of the polypeptide chain could assume its rigid peptide bond in a helical structure. In this structure, the polypeptide backbone is tightly wounded around an imaginary axis drawn longitudinally through the middle of an alpha helix. ये हम जब हम alpha helix को देखेंगे तब मैं इसको आपको explain करूँगी। देखिए यहाँ पे आपको ये alpha helical structure जो है ये नज़र आ रही है। इसमें आप जो आपके right side में diagram है इसको आप देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक इमेजिनरी लाइन है, इसके चारों तरफ आपका प्रोटीन जो है वो कॉइल्ड है, ठीक है। तो प्रोटीन की ये जो कॉइलिंग है, प्राइमरी स्ट्रक्चर की जो ये कॉइलिंग है, ये डिपेंड करती है कि किस टाइप की अमीनो एसिड्स उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो वे कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर बनाने के लिए प्रमोट करते हैं, ठीक है। हमें प्रोटीन जो है वो अल्फा हेलिक्स हो सकती है, बीटा शीट हो सकती है, टर्न्स हो सकते हैं, बल्जेस हो सकते हैं, लेकिन इनमें से पर्टिकुलर कौन सी स्ट्रक्चर प्रोटीन एक्वायर करेगा ये डिपेंड करता है कि उसमें अमीनो एसिड्स की कॉम्पोजिशन क्या है। All the peptide bond in the C helix have a similar orientation. The alpha helix has a large macroscopic dipole moment. Negatively charged residue often occur near the positive end of the helix dipole. यहाँ पे आप देख सकते हैं अमीनो टर्मिनस जो होता है वो आपका कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स होते हैं, जबकि आपका कार्बोक्सिल टर्मिनल जो है वो कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो
इस डाइपोल को मेंटेन करने के लिए जो पॉजिटिवली चार्ज्ड टर्मिनस हैं वहाँ पे आपके अमाइनो एसिड्स कैसे होंगे, नेगेटिवली चार्ज, जिसकी वजह से एक इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग आयनिक इंटरेक्शन क्रिएट हो सके। कार्बोक्सिल टर्मिनल जो होता है ये आपका नेगेटिवली चार्ज होता है, तो इसके पास जो अमाइनो एसिड्स होंगे वो आपके पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स होंगे। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, अल्फा हेलिक्स मे बी ऑफ लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड, ये डिपेंड करता है आपके अमाइनो एसिड्स कॉम्पोजिशन पे। इसके अलावा यहाँ पे जो आपको ग्रीन स्पेस नजर आ रहे हैं ये आपके आर ग्रुप को शो करते हैं। तो 5 ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी भी प्रोटीन की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन द सक्सेसिव अमाइनो एसिड रेजिड्यू विद द चार्ज्ड आर ग्रुप। ठीक है, तो आपके अमाइनो एसिड्स बीच में, अगर हम किनारों की टर्मिनल की बात नहीं करते, हम जो सेंट्रल पोर्शन है या जो इन बिटवीन द टू टर्मिनल जो पोर्शन है उसकी हम बात करें, तो यहाँ पे अमाइनो एसिड्स जो हैं वो उनका अरेंजमेंट, ठीक है, आप लाइक आप पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड की बात करेंगे, आर्जिनिन, लाइसिन एंड हिस्टिडीन जो कि आपके बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं, ये अमाइनो एसिड्स आपके इन कंटिन्यूशन 4 to 5 नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड नहीं हो सकते हैं, एडजेसेंटली नहीं प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि इनमें क्या होगा, इनमें रिपल्शन शुरू हो जाएगा। द बल्कीनेस ऑफ एडजेसेंट ऑफ आर ग्रुप, आर ग्रुप का कैसा होता है, आर ग्रुप बल्की नहीं होने चाहिए, छोटे जिनकी साइड चेन होती है जैसे ग्लाइसिन, एनालिन, वेलिन, ये जो छोटी अमाइनो साइड चेन वाले अमाइनो एसिड्स हैं ये आपकी कंटिन्यूशन में प्रेजेंस होते हैं। अगर आपका कोई लार्ज है लाइक प्रोलिन है, ठीक है, प्रोलिन है, या आपका आप बात कर लीजिए हिस्टिडीन है, ये सारे आपके क्या है, बल्कि हैं, तो ये आप बीच में आप इनको एंटर नहीं करा सकते। अकरेंस ऑफ प्रोलिन एंड ग्लाइसिन, प्रोलिन एंड ग्लाइसिन किस तरह से इसकी स्टेबिलिटी को फर्क करते हैं ये हम अभी देखेंगे। इंटरेक्शन बिटवीन द अमाइनो एसिड रेजिड्यू एट द एंड ऑफ द हेलिकल सेगमेंट एंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल inherent to the helix, the tendency of a given segment of a polypeptide chain to fold up as an alpha helix, therefore dependent on the identity and sequence of amino acid residue within the segment। तो किस तरह से ये सभी फैक्टर जो हैं इसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Not all amino acid of form a stable alpha helix interaction between the amino acid side chain can stabilize or destabilize the structure। तो अमाइनो एसिड जो है वो इसकी स्ट्रक्चर को कैसे कर सकते हैं, लाइक ग्लूटामिन है, ग्लूटामिन जो होता है नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड है, ये अगर 4 से ज़्यादा होंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं और इसकी स्टेबिलिटी को कम करते हैं। फॉर द सेम रीजन, इसी तरह से अगर हम पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड की बात करेंगे तो ये नहीं हो सकते हैं। इसी तरह से बल्कि जो अमाइनो एसिड्स हैं आपके लाइक एस्परेजिन, सेरेन, थ्रियोनिन एंड सिस्टीन, ये भी आपके क्या करते हैं, इसकी स्टेबिलिटी को कम करते हैं। Twist of an alpha helix ensure the critical interaction occur between an amino acid side chain and the side chain 3 residue away from either side of it। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज्ड अमाइनो एसिड आर ऑफन फाउंड 3 रेजिड्यू अवे फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स। जो इनकी कॉइलिंग होती है तो एक कंप्लीट कॉइल जो है उसमें आपके 4 अमाइनो एसिड्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट और फोर्थ अमाइनो एसिड के बीच में इंटरेक्शन होता है। हम वापस से अगर देखें इसको, यहाँ पे जो आप कॉइल देख रहे हैं, इस एक कॉइल में आपके 4 अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो जो बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बनती है फर्स्ट और फोर्थ के बीच में बनती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड है ये आपका 4 अमाइनो एसिड रेजिड्यू अवे होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड ऑफन फाउंड इन 3 रेजिड्यू अवे फ्रॉम द negatively charged amino acid, permitting the formation of an ion pair। 2 aromatic amino acid residue are often similarly spaced, resulting in an hydrophobic interaction। इसी तरह से अगर हम बात करें प्रोलीन और ग्लाइसिन किस तरह से इसकी रेजिड्यू को अफेक्ट करते हैं, तो प्रोलीन का जब आप स्ट्रक्चर देखते हैं उसमें अमीनो ग्रुप की जगह पे इम्यूनो ग्रुप होता है, एंड दिस इम्यूनो ग्रुप इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग फॉर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द अदर अमाइनो एसिड। तो इस वजह से प्रोलीन जो है वो आपका इसमें पार्ट नहीं कर सकता। ग्लाइसिन जो होता है वो glycine occur infrequently in the helix for a different reason। It is more conformational flexibility than the other amino acids। तो अगर ग्लाइसिन अमाइनो एसिड बीच में इन्वॉल्व होगा तो वो क्या होगा, फ्लेक्सिबल, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगा, वो उसकी स्टेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। इसलिए ग्लाइसिन भी बहुत ज़्यादा आपके बीच में नहीं होना चाहिए। ग्लाइसिन को आप देखेंगे जब आप
शीट्स की बात करेंगे, जब दो स्ट्रक्चर को एक दूसरे पे अलाइन होना होता है तो वहाँ पे आपको बहुत कम इंटरेक्शन या बहुत कम ऐसा सरफेस चाहिए होता है जो कि उस इंटरेक्शन को कमज़ोर करता है। तो वहाँ पे आप ग्लाइसिन को देख सकते हैं। किसी भी बड़े ग्रुप, अगर कोई बड़ा ग्रुप होगा तो दो चेन जो है वो आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे छोटा ग्रुप जो है वो अकोमोडेट हो सकता है। तो ग्लाइसिन जो है आप शीट्स में जो होते हैं वो कंफर्टेबल होता है, लेकिन हेलिक्स में आपके ग्लाइसिन जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज करता है। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ बोलो। हाँ बोलो। A final factor affecting the stability of an alpha helix in a polypeptide is the identity of amino acid residue near the end of an helical segment. A small electric dipole exists in each peptide bond, and these dipoles are connected through the hydrogen bond of the helix. तो ये हमने देखा, जब हमने अभी स्ट्रक्चर को देखा तो उसमें दोनों साइड में N टर्मिनल एंड C टर्मिनल, N टर्मिनल पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है एंड C टर्मिनल पे नेगेटिव चार्ज होता है, और इन चार्जेस की वजह से एक प्रोटीन का जो पेप्टाइड होता है उसमें
डाइपोल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। फॉर दिस रीजन नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स आर ऑफन फाउंड नियर द अमीनो टर्मिनस। ये भी हमने डिस्कस किया कि जो पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स हैं वो नेगेटिव टर्मिनल पे होंगे, और जो नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स हैं वो आपके पॉजिटिव टर्मिनल पे होंगे। The conformation organize polypeptide chain into the sheet. Next जो पैटर्न होता है that is in the form of sheet. तो sheet के फॉर्म में आपके अल्फा हेलिक्स जो भी अमीनो एसिड्स होते हैं वो अरेंज रहते हैं. Pauling and Corey predicted a second type of repetitive structure, the conformation. This is a more extended conformation of polypeptide chain and its structure has been confirmed by X-ray analysis. In the conformation, backbone of a polypeptide chain is extended into a zigzag rather than the helical structure. तो second pattern हमारा क्या होगा? Zigzag pattern होगा. In this arrangement called a sheet, hydrogen bonds are formed between the adjacent segment of a polypeptide chain. The individual segments that form a sheet are usually nearby on the polypeptide chain, but can also be quite distant from each other in the linear sequence of a polypeptide. Adjacent polypeptide chain in a sheet can be either anti-parallel and parallel. तो sheets कैसी हो सकती हैं आपकी? Parallel या anti-parallel. नेक्स्ट जो स्लाइड्स हैं उसमें मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह से शीट्स होती हैं. शीट्स में anti-parallel एंड parallel शीट्स किस तरह से प्रेजेंट रहती हैं. The structure are somewhat similar, although the repeated periods is shorter for the parallel conformation and the hydrogen bond patterns are different. टर्न्स आर कॉमन. इसके अलावा जो होती हैं फिर हम टर्न्स की बात बाद में करेंगे. शीट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटी पैरेलल शीट एंड पैरेलल शीट. तो आपके जो पैरेलल शीट्स होती हैं उसमें एन और सी टर्मिनल सभी शीट्स में सेम साइड में होता है, जबकि एंटी पैरेलल में आपका एन टर्मिनल और सी टर्मिनल दोनों अपोजिट साइड में होता है. तो स्टेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो एंटी पैरेलल शीट्स होती हैं वो थोड़ी दे आर मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू द पैरेलल बीटा शीट्स. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एन और सी टर्मिनल जो कि अपोजिट साइड में है, तो दो एडजेसेंट जो चेन है उनके एन और सी टर्मिनल के बीच में एक टर्न प्रेजेंट रहता है जो कि शॉर्ट होता है, और इसकी वजह से इसमें जो है वो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है. लेकिन पैरेलल में क्या होगा? पैरेलल में जो आपके दो एडजेसेंट स्ट्रैंड हैं उनके बीच में जो टर्न है वो काफ़ी बड़ा होता है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम होती है. यहाँ पे आप देख सकते हैं एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल बोथ आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड पे हैं, और एक स्मॉल टर्न के थ्रू जो होती हैं ये कनेक्टेड रहते हैं, तो इसकी वजह से बीटा टर्न जो होती हैं ये थोड़ा स्टेबल रहती हैं. इसके अलावा हम टर्न्स की बात करते हैं. टर्न्स जो होते हैं आर कॉमन इन प्रोटीन स्ट्रक्चर. टर्न जो है ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स में प्रेजेंट होते हैं विच हैव ए कॉम्पैक्ट फोल्डेड स्ट्रक्चर. नियरली 1/3 ऑफ द अमीनो एसिड रेजिड्यू आर इन टर्न और लूप्स. तो आपके जो सरफेस पे एक हेलिकल फॉर्म दूसरे हेलिकल फॉर्म से कनेक्ट जो है वो टर्न्स के थ्रू कनेक्ट रहती है, ठीक है. तो these are the connecting elements that link successive turns of the helix or conformations. Particularly common are turns that connect the end of the two adjacent segment of an anti-parallel sheet that we have discussed earlier. The structure is 180 turn involving 4 amino acid residue with the carbonyl oxygen of the first residue forming a hydrogen bond with the amino group hydrogen of the fourth. Peptide group of the central 2 residue do not participate in any inter-residue hydrogen bonding. So this is all about the secondary structure of a protein, जिसमें कि हमने अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट एंड टर्न्स के बारे में डिटेल में देखा. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अल्फा हेलिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं जो उसकी स्टेबिलिटी को कम या ज़्यादा करते हैं. सो थैंक यू.